कभी कभी एक ऐसी घटना सामने आती है जो पूरे देश को, पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देती है। आज इस चर्चा में हम एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक कार्यक्रम जो बनाया गया था पुलिस और पब्लिक के बीच दोस्ती बढ़ाने के लिए, वही आगे चलकर संस्थागत शोषण और भयानक हिंसा का हथियार बन गया। ये कहानी है तमिलनाडु के जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की, और साथ ही ये कहानी है फ्रेंड्स ऑफ पुलिस यानी FOP प्रोग्राम के दर्दनाक पतन की। चलिए इन सभी तथ्यों को जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। सोचिए, एक ऐसी योजना जिसका मकसद आम नागरिकों का विश्वास जीतना था, उसने देश की सबसे खौफनाक लॉकअप मौतों में से एक को जन्म दे दिया। ये सिर्फ एक कथन नहीं है, ये वो कड़वी सच्चाई है जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। एक पिता और पुत्र की मौत ने न सिर्फ एक संस्था की अंदरूनी सड़न को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि कानून व्यवस्था पर से आम जनता का भरोसा भी पूरी तरह तोड़ दिया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और शक्ति का इस हद तक दुरुपयोग हो, तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, ये उसका एक बेहद शोकाकुल उदाहरण है। तो आखिर ये फ्रेंड्स ऑफ पुलिस या FOP था क्या? इसकी शुरुआत साल 1993 में रामनाथपुरम में SP प्रदीप फिलिप ने की थी। पता है, इसका मूल उद्देश्य सच में बहुत अच्छा था। पुलिस वालों पर काम का कितना भारी दबाव होता है ये तो हम सब जानते हैं। लंबा वक्त ड्यूटी पर रहना, टेंशन, इस दबाव को थोड़ा कम करने के लिए आम नागरिकों को वॉलंटियर के तौर पर शामिल किया गया। इनका काम था ट्रैफिक संभालने में मदद करना, छोटी मोटी पेट्रोलिंग में साथ देना, बस एक ब्रिज बनाना पुलिस और पब्लिक के बीच। ये आइडिया इतना पसंद किया गया कि 1994 आते आते तमिलनाडु सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया। लेकिन वक्त के साथ चीजें कैसे बदलती हैं और कैसे अपने रास्ते से भटक जाती हैं, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक तरफ था 1993 का वो शुरुआती विजन, दोस्ती का माहौल, पब्लिक की मदद, एक सकारात्मक सोच। पर दूसरी तरफ 2020 आते आते रियलिटी बिल्कुल बदल चुकी थी। जो लोग सिर्फ मददगार थे, उन्होंने खुद को पुलिस का ही हिस्सा समझना शुरू कर दिया। वॉलंटियर्स ने अपनी हदें पूरी तरह से पार कर दी थीं। वो आम लोगों पर रौब झाड़ने लगे, उन्हें परेशान करने लगे और यहाँ तक कि अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे। एक ऐसी संस्था जो लोगों की भलाई के लिए थी, वो लोगों के डर का सबब बन गई थी। और इस सबसे डरावनी वास्तविकता का शिकार कौन हुआ? साथानकुलम गांव के रहने वाले 59 साल के जयराज और उनके 31 साल के बेटे बेनिक्स। ये दोनों बहुत ही शांति से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। जयराज की एक लकड़ी की दुकान थी और उसी गली में बेनिक्स अपनी सेलफोन की दुकान चलाता था। बेनिक्स बिल्कुल शांत स्वभाव का इंसान था, अपने काम से काम रखने वाला। वहीं जयराज थोड़े अलग थे। वो अनावश्यक किसी के मामले में दखल तो नहीं देते थे, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो वो चुपचाप देखने वालों में से भी नहीं थे। और उनकी यही सच्चाई जल्दी उन्हें एक ऐसी आफत की तरफ ले जाने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब देखिए, ये दुखांत घटना अचानक एक रात में नहीं हुई। इसके संकेत पहले से मिल रहे थे। कुछ लोग जयराज की दुकान के पास बैठकर शराब पीते थे, जिसका जयराज ने विरोध किया। बदकिस्मती से उन लोगों में पुलिस के कुछ करीबी FOP सदस्य भी शामिल थे। एक सदस्य ने जयराज का चुपके से वीडियो बनाया और पुलिस स्टेशन में जाकर उन्हें भड़काया। दूसरी तरफ SI बालाकृष्णन ने बेनिक्स से 15,000 रुपए का एक नया फोन मुफ्त में मांगा। जब इस परिवार ने फ्री फोन देने से इनकार कर दिया तो SI को लग गया झटका। उनका ईगो हर्ट हो गया और इस आग में घी डालने का काम किया एक FOP वॉलंटियर ने, जिसने जयराज की मजदूरों के हक में कही गई बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पुलिस के सामने ऐसे पेश किया जैसे जयराज उन्हें धमकी दे रहे हों। एक भयानक निजी दुश्मनी की नींव रखी जा चुकी थी। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए, ये कितनी तेजी से हुआ। कोविड लॉकडाउन का दौर था। 18 जून की रात 8 बजे मजदूरों के मुद्दे पर बहस होती है। ठीक अगले दिन 19 जून की शाम 7 बजे पुलिस दुकान खुली रखने और लॉकडाउन का नियम तोड़ने के झूठे आरोप में जयराज को उठा लेती है। जब उनका बेटा बेनिक्स उन्हें बचाने स्टेशन पहुंचता है तो उस पूरी रात उन दोनों के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी जाती हैं। 22 जून की रात 9 बजे चोटों की वजह से बेनिक्स की सांसें रुक जाती हैं और ठीक अगले दिन 23 जून की सुबह 5:40 पर जयराज भी दम तोड़ देते हैं। सोचो, एक छोटी सी बहस ने चंद दिनों में कितना खौफनाक रूप ले लिया। स्टेशन के अंदर जो हुआ वो बताते हुए भी रूह कांप उठती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस हिंसा में सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं थे, FOP के वॉलंटियर्स भी बराबर के भागीदार थे। उन्होंने स्टेशन के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं और लकड़ी के डंडों से दोनों बाप बेटे को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी हड्डियां टूटने लगीं।
स्रोत बताते हैं कि चोट इतनी गहरी थी कि खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनके कपड़े खून में पूरी तरह सन गए थे। और हद तो तब हो गई जब पुलिस वालों ने उनके परिवार को नई लुंगी लाने को कहा, वो भी खास तौर पर गाढ़े रंग के, ताकि इन बेचारों के खून के धब्बे आसानी से दिखाई ना दें। ये सिर्फ थोड़ी सी पावर या गुस्से का नतीजा नहीं था, ये पूरे संस्थागत सिस्टम के फेल होने का सबूत था। स्टेशन के भीतर जातिवाद और सैडिज्म का नंगा नाच चल रहा था। एसआई रघु गणेश, जिन पर पहले से ही जातिवादी व्यवहार के आरोप थे, उन्होंने अपने पूर्वाग्रह के चलते बुरी तरह पिटाई की। इसके बाद आते हैं इंस्पेक्टर श्रीधर। इनकी मानसिकता इतनी क्रूर थी कि जब इन्हें पता चला कि बेनिक्स की शादी तय हो चुकी है, तो उन्होंने जानकर उसके गुप्तांगों को निशाना बनाया ताकि वो आगे वैवाहिक जीवन जीने के काबिल ही ना बचे। और इस दरिंदगी में एफओपी के वो वॉलंटियर्स पूरा साथ दे रहे थे जिन्हें मददगार बनने के लिए चुना गया था। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि कानून और चिकित्सा व्यवस्था आम आदमी को बचाएगी, राइट? लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। सबसे पहले डॉक्टर वेनिला ने पुलिस के दबाव में आकर बस दूर से नाम मात्र की जांच की और उन्हें फिट घोषित कर दिया। उसके बाद उन्हें मैजिस्ट्रेट सरावनन के सामने लाया गया। मैजिस्ट्रेट ने बिना उनके पास आए, चोटों को देखे बिना, सीधे पहली मंजिल की बैल्कनी से ही उन्हें 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। और फिर गांव वालों का गुस्सा और विरोध ना झेलना पड़े, इसलिए चालाकी से उन्हें स्थानीय इलाके से दूर कोविलपट्टी सब जेल भेज दिया गया। बचाव के सारे रास्ते इन्होंने पूरी तरह बंद कर दिए थे। बस सिर्फ 2 दिन कानून के रखवालों के हवाले किए जाने के बाद 2 जीते जागते इंसानों की जान चली गई। और उनका जुर्म क्या बताया गया था? कि उन्होंने थोड़ी देर ज्यादा दुकान खुली रखी थी। असलियत में मौत की वजह लॉकडाउन का नियम टूटना नहीं था। मौत की वजह थी कानून के ठेकेदारों का अहंकार और पावर का नंगा नाच। जब उनकी जान चली गई तो मुद्दे को पूरी तरह से दबाने की, कवर अप करने की कोशिश की गई। उस वक्त के मुख्यमंत्री ने शुरुआती बयान जारी करके कह दिया कि इन दोनों की मौत तो महज एक बीमारी की वजह से हुई है। लॉकअप के अंदर हुई इतनी भयानक दरिंदगी को एक मामूली बीमारी बताकर फाइल बंद करने का संयंत्र रचा गया। लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ नहीं थे। पूरे गांव ने उस रोए कंपाने वाली रात को उनकी चीखें सुनी थी। जनता इस झूठ को किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। और फिर आवाज़ उठी, #Justice for Jayarajan Beniks। ये सिर्फ एक इंटरनेट का हैशटैग नहीं था, ये एक जन आंदोलन बन चुका था। स्थानीय लोगों ने दुकानें बंद कर दी। आम जनता से लेकर फिल्म स्टार्स, विरोधी दल सब सड़कों पर आ गए और सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। पब्लिक का पुलिस और प्रशासन पर से भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। हर कोई समझ गया था कि ये बीमारी से हुई मौत नहीं, बल्कि सिस्टम द्वारा की गई एक हत्या थी। जब आग इतनी भड़की तो मद्रास हाईकोर्ट के मदुराई बेंच को आगे आना पड़ा। उन्होंने इस मामले की जांच स्थानीय मैजिस्ट्रेट वी भरवतीदासन को सौंपी। लेकिन जानते हैं वहां क्या हुआ? स्थानीय पुलिस का अहंकार अपने चरम पर था। जब मैजिस्ट्रेट वहां जांच के लिए पहुंचे तो पुलिस वालों ने उन्हें डॉक्यूमेंट्स देने से इनकार कर दिया और बदतमीजी पर उतर आए। एक कांस्टेबल महाराजन, उसने तो मैजिस्ट्रेट के पीछे खड़े होकर यहाँ तक कह दिया कि आप लोग हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये दिखाता है कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था और ना ही किसी कानून का डर। लेकिन कहते हैं ना, घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण होती है। इस पूरी डरावनी कहानी में वो किरण थी कांस्टेबल रेवेती। वो एक ऐसी साइलेंट हीरो बनकर उभरी जिसने सब कुछ बदल दिया। रेवेती जानती थी कि उस पुलिस स्टेशन में सच बोलने का मतलब है अपनी नौकरी और शायद अपनी जान को भी जोखिम में डालना। फिर भी उसने चुपके से एक कागज पर अपना फोन नंबर लिखकर मैजिस्ट्रेट को दिया और बाद में फोन पर सारी सच्ची दास्तां उन्हें बता दी। कांस्टेबल रेवेती की इस बहादुरी ने उन झूठे पुलिस वालों के कवरअप की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी। और फिर जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो सारी सच्चाई कागजों पर आ गई। इन तथ्यों को पढ़कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऑटोप्सी ने बीमारी वाले झूठ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। जयराज की पसलियां इतनी बुरी तरह से टूटी हुई थीं कि वो उनके फेफड़ों में, उनके लंग्स में घुस गई थीं। और बेनिक्स, उसके शरीर के अंदर इतना भारी ब्लीडिंग हुआ था कि अंदरूनी अंग पूरी तरह फट चुके थे। ये मेडिकल रिपोर्ट चीख चीख कर गवाह थी कि मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि हद दर्जे की प्रशासनिक हिंसा ही थी। सच्चाई सामने आने के बाद आखिरकार एक्शन शुरू हुआ। सबसे पहले उस पुलिस स्टेशन का कंट्रोल पुलिस से छीनकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया गया। केस तुरंत CBCID को सौंपा गया। इसमें शामिल 10 पुलिस वालों और FOP सदस्यों को गिरफ्तार किया गया
और इस पूरे केस का एक बड़ा असर ये हुआ कि तमिलनाडु सरकार को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस कार्यक्रम को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। एक प्रोग्राम जो समाज की भलाई के लिए शुरू हुआ था, वो आखिरकार अपने ही अहंकार और क्रुएलिटी की भेंट चढ़ गया। ये सब तो संस्थागत तौर पर हुआ, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो बचा क्या? एक पूरा परिवार तबाह हो गया। एक विधवा और उनकी 3 बेटियां पीछे छूट गईं, जिन्हें आगे अपना अकेला जीवन व्यतीत करना था। सरकार ने इन्हें आर्थिक क्षतिपूर्ति यानी कॉम्पेंसेशन तो दे दी, लेकिन क्या चंद रुपए उस घर के उन 2 मुख्य सदस्यों की कमी पूरी कर सकते हैं? उस परिवार ने जो झेला है वो संस्थागत शोषण का एक ऐसा घाव है जो शायद कभी नहीं भरेगा। इस पूरी दुखद घटना पर चर्चा करने के बाद हमारे सामने एक बेहद बड़ा और ज़रूरी सवाल आकर खड़ा होता है। हमारा समाज ऐसी कम्युनिटी पुलिस पार्टनरशिप्स कैसे बना सकता है जो वाकई नागरिकों की रक्षा करें, ना कि उन्हें मौत के घाट उतार दें? जब तक इन वॉलंटियर प्रोग्राम्स में कड़ी निगरानी, प्रॉपर ट्रेनिंग और जवाबदेही नहीं होगी, तब तक पावर का नशा ऐसे ही डरावने नतीजे देता रहेगा। हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जहां शक्ति लोगों की भलाई के लिए हो, उन्हें डराने या मारने के लिए नहीं। यही जयराज और बेनिक्स की कहानी का सबसे बड़ा और कड़वा सबक है।